अभी कुछ दिन पहले कन्वर्टेड हिंदू डॉक्टर पकड़ा गया था जो हिंदू महिलाओं का इलाज के दौरान, ऑपरेशन के दौरान नसबंदी कर देता था जिससे उनके बच्चे न पैदा हो। फिर एक कन्वर्टेड हिंदू डॉक्टर पकड़ा गया जो छोटे बच्चों का इलाज करने के दौरान उनका ऑपरेशन करके खतना कर देता था। फिर एक कन्वर्टेड हिंदू डॉक्टर पकड़ा गया जिसके पास AK-47 मिली। उसके बाद एक कन्वर्टेड हिंदू जो है इंस्पेक्टर पकड़ा गया जो छाऊर की मदद करता था। कश्मीर में कन्वर्टेड हिंदू सिपाही पकड़े गए जो आतंकवादियों की मदद करते थे। और अब एक कन्वर्टेड हिंदू डॉक्टर पकड़ा गया है जो खतरनाक जहर बना रहा था, और ऐसा जहर बना रहा था जिससे लगभग भारत में 10 लाख लोगों को मारा जा सके। और उसने जहर बना भी लिया था, इतना खतरनाक जहर कि एक बार कोई सूंघ ले तो आदमी खत्म हो जाए। मात्र आधी बूंद अगर आदमी के शरीर में पहुंच जाए, चाहे पानी के माध्यम से, चाहे दवाई के माध्यम से, चाहे सिरप के माध्यम से, किसी भी तरीके से आधी बूंद अगर शरीर में पहुंच जाए तो व्यक्ति खत्म हो जाएगा। इतना खतरनाक जहर था कि उसका मात्र 100 ग्राम अगर पानी की टंकी में मिला दिया जाए तो जितने लोग पानी पीते हैं वो सब मर जाएंगे। सामान्यतया एक पानी की टंकी से लगभग 10,000 लोग पानी पीते हैं। इसका मतलब आधी गिलास जहर से वो पूरे 10,000 लोगों को मारा जा सकता है। अनुमान के अनुसार जितना उसके पास जहर मिला है वो 10 लाख लोगों को मारने के लिए पर्याप्त था। धन्यवाद दूंगा मैं गुजरात के ATS को, गुजरात की पुलिस को, उन्होंने पकड़ लिया। नहीं तो अभी कुछ दिनों के बाद ये घटना आती कि भारत में 10 लाख लोग मारे जा चुके हैं। इतना खतरनाक काम ये कर रहा था। सवाल ये है कि क्या इसको साल भर के अंदर फांसी हो जाएगी? क्या इसकी 100% प्रॉपर्टी जब्त की जाएगी? क्या इसकी नागरिकता खत्म की जाएगी? क्या इसका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट होगा? क्या नहीं होगा, वर्तमान कानून के अनुसार नहीं होगा। एक सवाल यह भी बनता है कि भारत के डॉक्टर इतनी गद्दारी करते हैं, इतनी मक्कारी कर रहे हैं, चीन के डॉक्टर ऐसा काम क्यों नहीं करते? सिंगापुर के डॉक्टर ऐसा काम क्यों नहीं करते? मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, भारत की समस्याओं का समाधान संविधान की शपथ लेने वाले कर सकते हैं। मैं पहले भी कह चुका हूं, संविधान की शपथ लेने वाले सांसद, विधायक, मंत्री, जज जागें, इस बात को समझे कि भारत के ऊपर कितना बड़ा खतरा है। अगर अभी नहीं जागे तो वही हाल हमारा होगा जैसे पाकिस्तान में हुआ, अफगानिस्तान में हुआ, जो बांग्लादेश में हो रहा है। जो गलतफहमी राजा रणजीत सिंह को थी वो गलतफहमी आज भी है, और उस गलतफहमी के कारण पंजाब के 2 टुकड़े हुए, और आज जो पंजाब पाकिस्तान बना वहां से हिंदू खत्म हो गए। राजा रणजीत सिंह को यही गलतफहमी थी कि वेद, पुराण, बाइबल, कुरान एक समान होता है, गुरुकुल और मदरसा एक समान होता है। राजा रणजीत सिंह को यही गलतफहमी थी कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, और कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। नतीजा ये हुआ पंजाब के 2 टुकड़े हो गए। जो पंजाब हमारे पास है वहाँ तो हिंदू बचे हैं, लेकिन जो पंजाब पाकिस्तान बना वहाँ से हिंदू खत्म हो गए। पंडित नंदराम टिक्कू जो गंधार के प्रधानमंत्री थे, अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री थे, उनको यही गलतफहमी थी कि मंदिर और मस्जिद एक समान होता है, वेद, पुराण, बाइबल, कुरान एक समान है, गुरुकुल मदरसा एक समान है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, और कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। नतीजा ये हुआ दुर्योधन का ननिहाल, जहां से माता गांधारी आई थी, वो अब अफगानिस्तान बन गया है और एक भी हिंदू नहीं बचा। यही गलतफहमी हमारे पूर्वजों को थी। नतीजा ये हुआ राजा भरत का ननिहाल पाकिस्तान बन गया, वहां हिंदू लगभग खत्म हो चुके हैं। यही गलतफहमी हमारे पूर्वजों की थी जिसके कारण तक्षशिला रावलपिंडी बन गया और हमारे हिंदू खत्म हो गए। जो गलतफहमी राजा शशांक को थी वो गलतफहमी आज भी सांसदों, विधायकों, मंत्रियों, जजों, मुख्यमंत्रियों को है। और नतीजा ये हुआ कि पिछले 75 साल में 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो गए, 200 जिलों में हिंदू खत्म हो गए, 1500 तहसीलों में खत्म हो गए। राजा शशांक को यही गलतफहमी थी कि मंदिर मस्जिद एक समान होता है, वेद, पुराण, बाइबल, कुरान एक समान होता है, मदरसा और गुरुकुल एक समान होता है। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, और मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। नतीजा ये हुआ बंगाल के 2 टुकड़े हुए। जो बंगाल भारत में बचा है उसमें उसकी भी डेमोग्राफी बदल गई है, और जो बंगाल बांग्लादेश बन गया वहाँ तो हिंदू सफाया हो गया। समाधान करना पड़ेगा, और ये करने की जिम्मेदारी माननीय सांसदों की है, विधायकों की है, मंत्रियों की है, मुख्यमंत्रियों की है, हाईकोर्ट के जजों की है और सुप्रीम कोर्ट के जजों की है। इस गलतफहमी को निकाल दें कि भारत सेकुलर इसलिए है कि संविधान में लिखा हुआ है, भारत सेकुलर इसलिए है कि यहाँ की बहुसंख्यक हिंदू सेकुलर है। नहीं तो 1 मिनट लगेगा इस संविधान से सेकुलर शब्द उखाड़ के फेंकने में।
इस गलतफहमी को निकाल दें कि भारत में जो कुछ चल रहा है वो संविधान के कारण चल रहा है। वो इसलिए चल रहा है, भारत में डेमोक्रेसी है, इक्वलिटी है, जस्टिस है, लिबर्टी है, फ्रेटर्निटी है, यूनिटी है, नेशनल इंटीग्रेशन है, सबको लिखने पढ़ने की स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता है, सोचने की स्वतंत्रता है। वो इस संविधान के कारण नहीं है, वो इसलिए है क्योंकि यहाँ जो हिंदुत्व है, जो सनातन धर्म है, वो इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन सिखाता है। न सारे मजहब एक समान होते हैं, न सारी किताबें एक समान होती हैं, न सारे स्कूल एक समान हो सकते हैं। इस गलतफहमी को निकाल दें कि जो गुरुकुल में सिखाया जाता है वही मिशनरी स्कूलों में सिखाया जाता है, वही मदरसे में सिखाया जाता है। इस गलतफहमी को निकाल दें कि जो वेद में लिखा है, पुराण में लिखा है, उपनिषद में लिखा है, रामायण में लिखा है, भगवद गीता में लिखा है, वही बाइबल और कुरान में लिखा है। इस गलतफहमी को दिमाग से निकाल दें कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं, हमारी हस्ती भी मिटी है, बस्ती भी मिटी है। पिछले 2000 साल में 25 टुकड़े हुए भारत के, पिछले 200 साल में 7 टुकड़े हुए भारत के, इसलिए उस गलतफहमी को निकाल दें। समाधान क्या है? समाधान यह है कि सबसे पहले जब देश का विभाजन मजहब के आधार पर हो चुका है, फिर मजहब के आधार पर नियम कानून क्यों चल रहा है, मजहब के आधार पर आयोग मंत्रालय क्यों चल रहा है, मजहब के आधार पर बोर्ड और ट्रिब्यूनल क्यों चल रहा है, मजहब के आधार पर लोन वजीफा क्यों चल रहा है, मजहब के आधार पर मदरसा क्यों चल रहा है। जब मुगल चले गए तो मदरसा क्यों, जब अंग्रेज चले गए तो मिशनरी स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल क्यों, गुरुकुल वैदिक शिक्षा व्यवस्था कब लागू होगी? मुझे कोई एक डॉक्टर बताइए जो गुरुकुल से पढ़ा हो और वो आतंकवादी बना हो, अलगाववादी बना हो, किसी की नसबंदी कर दिया हो, उसने कोई बम बनाया हो, कोई केमिकल बनाया हो, कभी आतंकवादी हमला किया हो। मुझे गुरुकुल से पढ़ा हुआ एक व्यक्ति बताइए जो पुलिस में गया हो, गद्दारी किया हो, जासूसी किया हो, मक्कारी किया हो। कितनी घटनाएं हैं। ये जो 3 पकड़े गए उसमें 2 मदरसे में पढ़े हुए हैं, पश्चिम यूपी के रहने वाले। ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही हमारे संविधान के सब शपथ लेने वाले माननीय जजों को, सांसदों, विधायकों को? तो अगर देश को बचाना है तो ये सबसे पहले इस माइनॉरिटी कमीशन को खत्म करिए, माइनॉरिटी मेजॉरिटी खेल खत्म करिए। दूसरा, भारत में समान शिक्षा लागू करिए। भारत को बचाना है तो सबसे पहले गुलामी का निशान मिटाइए, गुलामी का नाम मिटाइए। एंशिएंट मोन्यूमेंट एक्ट को खत्म करके भारतीय धरोहर संहिता बनाइए। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को खत्म करके जो मुगलों ने गलत काम किया था उसको रिस्टोर करिए। अगर भारत को बचाना है तो जो बाहर से फंडिंग आ रही है FCR, इसको खत्म करिए। अलगाववादियों, नक्सलियों, माओवादियों, जिहादियों, माओवादियों, सबको विदेशी फंडिंग हो रही है और ये फंडिंग कराने के लिए ही FCRA कांग्रेस ने 2010 में बनाया था। इसलिए कांग्रेस को गाली देने से देश का भला नहीं होगा। देश का भला होगा कांग्रेस के द्वारा बनाए गए सभी कानूनों को खत्म करने से। मुगलों को गाली देने से देश का भला नहीं होगा। देश का भला होगा मुगलों का नामो निशान मिटाने से। अंग्रेजों को कोसने से देश का भला नहीं होगा। देश का भला होगा सारे अंग्रेजी नियम कानून को बदलने से, सारे सिस्टम को बदलने से। ऐसे ही ये जो अलगाववादी, आतंकवादी, जिहादी हैं, इन सब को हवाला के जरिए फंडिंग हो रही है और उसका मूल कारण है घटिया कानून। तो हवाला बंद होगा तो अलगाववाद, आतंकवाद बंद होगा और वो हवाला तभी बंद होगा जब ये घटिया कानून बदलेगा और हवाला कारोबारियों को 1 साल के अंदर फांसी देने के लिए कानून बनेगा। ये जितने भी आतंकवादी, अलगाववादी हैं, सबको ब्लैक मनी से फंडिंग हो रही है और ब्लैक मनी जनरेट जब तक ब्लैक मनी नहीं बंद होगी, अलगाववाद, आतंकवाद नहीं बंद होगा। ब्लैक मनी तभी बंद होगा जब ये घटिया कानून बदलेगा। 100 रुपये से बड़ी नोट बंद होगी, 5000 रुपये से महंगे सामान का कैश लेन देन बंद होगा। ये जितने भी अवैध काम हो रहे हैं, आतंकवादी, अलगाववादी घटनाएं हो रही हैं, सब में बेनामी फंडिंग हो रही है। वो तभी रुकेगा जब 50,000 रुपये से महंगी प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करने के लिए कानून बना दिया जाए और बेनामी लेन देन को जघन्य अपराध घोषित कर दिया जाए। भारत में अलगाववादियों, आतंकवादियों की जो फंडिंग होती है वो नकली दवाइयों के कारोबार से होती है। जितने जिहादी हैं, जितने इस टाइप का काम कर रहे हैं, सब नकली दवाइयों का काम करते हैं। नकली सिरप बनाते हैं, नकली इंजेक्शन बनाते हैं, नकली दवाई बनाते हैं। और वो तभी रुकेगा जब ये घटिया कानून बदलेगा, ड्रग एक्ट 1940, और इस नकली दवा बनाने वालों को फांसी देने के लिए कानून बनेगा। जितने भी अलगाववादी, आतंकवादी हैं, इनको जो फंडिंग होती है वो ड्रग कारोबार से होती है। जो ड्रग कारोबार से पैसा आता है उसी की टेरर फंडिंग के काम आता है। और वो तब ड्रग कारोबार तभी रुकेगा, नशा तस्करी तभी रुकेगी जब इनको 1 साल इनका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग करने, 100% प्रॉपर्टी जब्त करने और फांसी देने के लिए कानून बनेगा। जब तक साल भर के अंदर इनको फांसी नहीं दिया जाएगा तब तक ड्रग कारोबार नहीं रुकेगा। ड्रग कारोबार नहीं रुकेगा, अलगाववाद, आतंकवाद नहीं रुकेगा। विदेशों से बड़ी मात्रा में फंडिंग आ रही है बैंकों के जरिए और सरकार पकड़ नहीं पा रही है, RBI पकड़ नहीं पा रही है। वो तभी होगा जब घटिया बैंकिंग एक्ट बदलेगा और एक यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड बनेगा। मेरी PIL चल रही है लेकिन न तो वित्त मंत्रालय उस पर ठीक से जवाब दे रहा है, न उस पर RBI ठीक से जवाब दे रहा है। देश को बचाना है तो जितने भी अंग्रेजों ने कानून बनाए थे,
चाहे शरीयत एक्ट बनाया, मिशनरी एक्ट बनाया, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट, जो भी मजहब के आधार पर कानून बनाए, उन सारे कानून को ख़त्म करके एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाए। देश को बचाना है तो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट को डिफाइन करना पड़ेगा और राष्ट्र के लिए क्या क्या खतरे हैं इस कानून में लिखना पड़ेगा। इतना कानून घटिया है, नाम है इसका नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, लेकिन राष्ट्र की सुरक्षा के लिए क्या क्या खतरे इसमें कहीं डिफाइन ही नहीं किया गया। लव जिहाद, लैंड जिहाद, धर्मांतरण, घुसपैठ, ये सब नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है, लेकिन इसमें कहीं लिखा ही नहीं है, इसलिए पुलिस इसको लगाती नहीं है। ऐसे ही हमारे पास यूएपीए है, अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट है, लेकिन आज तक इसमें हमने डिफाइन ही नहीं किया कि लव जिहाद, लैंड जिहाद, धर्मांतरण, घुसपैठ भी अनलॉफुल एक्टिविटी है, इसलिए पुलिस लगा नहीं पा रही है। देश को बदलना है, देश को बचाना है तो एक हमें यूनिफॉर्म पुलिस कोड बनाना पड़ेगा, वन नेशन वन पुलिस कोड लागू करना पड़ेगा, जिससे पूरे देश की पुलिस एक जैसा बिहेवियर करे। गुजरात की पुलिस का बिहेवियर अलग होता है, बंगाल की पुलिस का बिहेवियर अलग होता है, यूपी की पुलिस का बिहेवियर अलग होता है। ये नहीं चाहिए, हमें यूनिफॉर्म पुलिस कोड चाहिए जिससे पूरे देश की पुलिस स्वतंत्र हो, निष्पक्ष हो, रिस्पॉन्सिबल हो, अकाउंटेबल हो और देश विरोधियों के ऊपर कहर बन के टूटे। वो तभी हो सकता है जब यूनिफॉर्म पुलिस कोड बने। और सबसे बड़ी बात, जो हमारे लिए बड़े खतरे हैं उनको हमें बीएनएस में ही डालना पड़ेगा। ये जो 50 कानूनों का मकड़ जाल है, इसको ख़त्म करके अमेरिका के फेडरल पिनल कोड की तरीके एक वन नेशन वन पिनल कोड बनाना पड़ेगा। आज की डेट में हमारे पास अलगाववाद के लिए अलग कानून है, आतंकवाद के लिए अलग कानून है, जिहाद के लिए अलग कानून है, मजहबी उन्माद के लिए कानून है, धर्मांतरण के लिए पार्लियामेंट में कोई कानून ही नहीं है, लव जिहाद के लिए सेंट्रल लेवल पर कोई कानून नहीं है, घुसपैठ वाला कानून महाघटिया है। तो ये देश तब बचेगा जब हम दुनिया में जितने भी कठोर कानून हैं, चाहे वो चीन का कानून हो, चाहे सिंगापुर का कानून हो, चाहे जापान का कानून हो, चाहे फ्रांस का कानून हो, दुनिया के सभी बेहतरीन कानूनों की समीक्षा करके उनको भारत में लाएंगे और वन नेशन वन पिनल कोड लागू करेंगे और जस्टिस विद इन ईयर लागू करेंगे। जब तक मुकदमा सज़ा साल भर के अंदर नहीं शुरू होगी तब तक कानून का खौफ नहीं पैदा होगा, और खौफ नहीं पैदा होगा तो ऐसे डॉक्टर मिलते रहेंगे। तू मैं करने से, आरोप प्रत्यारोप करने से, नूरा कुश्ती करने से, बतौलेबाजी करने से, तू चोर मैं सिपाही करने से देश सुरक्षित नहीं होगा। केवल चुनाव जीत लेने से देश सुरक्षित नहीं होगा। देश तब सुरक्षित होगा जब नियम कानून बदलेगा, सिस्टम बदलेगा, समान शिक्षा समान नागरिक संहिता लागू होगी, घुसपैठ नियंत्रण कानून बनेगा, धर्मांतरण नियंत्रण कानून बनेगा, जनसंख्या नियंत्रण कानून बनेगा। और अगर अभी नहीं हुआ तो हमारे पास पछताने के लिए अलावा कुछ नहीं होगा। और 15 साल के बाद केवल और केवल लोग भारत छोड़ के पलायन करेंगे। अभी से लोग शुरू कर चुके हैं। जो संपन्न हैं, जो सक्षम हैं, वो पलायन कर जाएंगे और फंसेगी यहाँ की आम जनता।